नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड आयोग के द्वारा एलटी परीक्षा की विज्ञप्ति यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम एलटी परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियाँ आपको देंगे, कैसे आप इस फॉर्म को भरें और कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और आप अगर कुछ और भी जानना चाहेंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, सो दैट हम अगले वीडियो में उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि इसका विज्ञापन 14 मार्च को जारी हो गया था, क्योंकि आचार संहिता लगनी थी, तो इसलिए ये विज्ञापन तो जल्दी जारी हो गया। लेकिन आवेदन इसका प्रारंभ होगा यहाँ पे 22 मार्च 2024 से। 12 अप्रैल 2024 तक आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में संशोधन के लिए यहाँ पे अवधि दी गई है। अगर किसी का फॉर्म गलती से कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ चीज़ गलत आप भर लेते हैं, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं बाद में। परीक्षा कब होगी इसके लिए भी अनुमानित यहाँ पे समय दिया गया है। जुलाई 2024 में इसकी परीक्षा होनी प्रस्तावित यहाँ पे की गई है। अब देखिए, यहाँ पे कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 786 पद यहाँ पे गढ़वाल मंडल के हैं और 758 पद हैं आपके कुमाऊं मंडल के। कुल मिला के होते हैं 1544 पद। इतने पदों के लिए यहाँ पे हो रहा है आवेदन। देखिए, यहाँ पे आपको आयोग की साइट पे जाना है, वहाँ पे फॉर्म भरना है। 12 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी और डिटेल्स अब आपको पदों के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, पहला कॉलम, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, इस नोटिफिकेशन में अलग अलग जगहों पे पदों को लिखा गया है। तो जैसे यहाँ पे सहायक अध्यापक हिंदी की बात हो रही है, ठीक है, तो कैटेगरी वाइज सारे पद दिखाए गए हैं। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आप कॉलम में देख सकते हैं, हर कैटेगरी के आगे उसके पद लिखे गए हैं और उसके आगे सब कैटेगरीज बनी है, जिसमें महिलाओं के कितने हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के कितने हैं, भूतपूर्व सैनिकों के कितने हैं, जो ऑर्फन्स हैं उनके कितने हैं, दिव्यांगों के कितने पद हैं, वो सारे यहाँ पे डिटेल में दिए गए हैं। तो ये पहला जो पार्ट है, ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती के लिए, जो सामान्य शाखा की भर्ती है। यानी इस भर्ती में सभी लोग एलिजिबल हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं। और ऐसा नहीं कि केवल गढ़वाल के ही लोग इसमें एलिजिबल हैं, कुमाऊं मंडल के अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और वो जब फॉर्म भरेंगे तो अगर वो इनमें से किसी एक कैटेगरी में आते हैं तो वो लोग भी इन पदों के लिए आवेदन करेंगे। तो इसमें सभी अभ्यर्थी, चाहे वो पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं, सभी के लिए यहाँ पे ये पोस्ट निकली हुई है। तो आप देखिए, यहाँ पे जितना भी काउंट आपको मिल रहा है, जैसे हिंदी में 93 पद हैं और अंग्रेजी में 81 पद हैं कुल मिलाकर के, और संस्कृत में 7 हैं, गणित में 60 हैं, 112 पद विज्ञान के अंतर्गत हैं, 93 पद सामान्य के हैं, 57 व्यायाम के हैं, 1 पद गृह विज्ञान का, 10 पद वाणिज्य के, 102 पद यहाँ पे कला के। कुल 616 पद यहाँ पे गढ़वाल मंडल के अंतर्गत है। यहाँ पे ये है आपके सीधी भर्ती में जो 60% वाले पद हैं। अब देखिए, इसी में एक गढ़वाल का एक और जो सेकंड चार्ट यहाँ पे दिया गया है, ये कौन सा है? ये है महिला शाखा का। अब देखिए, महिला, जो अभी हमने पहले ऊपर की सामान्य शाखा बताई थी, इसमें पुरुष और महिला सारे अभ्यर्थी पूरे उत्तराखंड के आवेदन कर पाएंगे। ये पद हालांकि केवल गढ़वाल के विद्यालयों के अंदर होंगे, लेकिन आवेदन आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग पूरे स्टेट के सभी अभ्यर्थी इस मेरिट लिस्ट में शामिल होते हैं। उसके बाद जो दूसरा वाला यहाँ पे कहा गया है 60% महिला शाखा का, तो इस महिला शाखा में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो महिला होंगे। ये केवल महिलाओं के लिए है। और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत ये कितनी पोस्टें हैं इसमें देख सकते हैं, 9, 9, 1 इस तरीके से दिया गया है। यानी मैं सीधे सीधे आपको अंत में बताऊँ तो कुल मिलाकर के 57 पद जो हैं ये केवल महिलाओं के लिए। तो महिलाएँ इन पदों के लिए भी आवेदन करेंगी और साथ ही साथ जो सामान्य शाखा के पद हैं उसमें तो करेंगे ही करेंगे, उसमें पुरुष महिला सभी करेंगे, लेकिन महिला शाखा वाले में केवल महिलाएँ ही आवेदन करेंगी। अब इसके बाद आते हैं, इसमें एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, सहायक अध्यापक एलटी 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा। अब ये जो 10% वाली जो भर्ती है, ये 10% है आपके जो विभागीय लोग हैं, जो ऑलरेडी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, पहले ही जो लोग शिक्षा विभाग में हैं, तो वो लोग माना प्राइमरी में हैं या किसी अन्य पद में हैं या जूनियर के अंदर हैं, तो वो लोग अगर एलटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये 10% पद उन लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी सर्विस में के अंदर हैं तो इसमें केवल उन्हीं लोगों की मेरिट बनती है। सो दैट एक तरह से इसको आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन वाली भी प्रोसेस आप मान सकते हैं। हालांकि ये प्रमोशन नहीं है, इसमें सीधी भर्ती में वो लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन सीधी भर्ती में कुछ पद रखे गए हैं कि अगर आप ऊपर के पद पर जाना चाहते हैं, यानी यदि आप प्राथमिक शिक्षक हैं तो प्राथमिक से आप माध्यमिक शिक्षा में आना चाहते हैं तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसका पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब इसके बाद अगला पार्ट देखिए,
ऐसे ही 10% जो सीधी भर्ती है महिला शाखा की भी है, तो ये भी उन्हीं महिलाओं के लिए है जो अभी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रही हैं, जो ऑलरेडी प्राइमरी के अंदर टीचर हैं या जूनियर के अंदर कहीं पे टीचर हैं। अगर वो भी अल्टी में जाना चाहते हैं और इसके लिए एलिजिबल है, उनकी एज अगर है, तो वो लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो इसमें केवल महिलाओं के लिए ही आवेदन होगा। ऐसे ही इन दोनों भर्तियों में आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल सामान्य शाखा वाला जो डिपार्टमेंटल 10% है, उसमें पुरुष और महिला दोनों शिक्षक भर पाएंगे, लेकिन महिला वाले में केवल महिला शिक्षिकाएं ही भर पाएंगी। 106 जो है सामान्य शाखा में यहाँ पे हैं, 7 पद इसमें महिला शाखा के भी है। ऐसे कुमाऊं के अंदर का ये पोस्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे। कुमाऊं के अंदर भी अगर हम पदों की बात करें, ये इसमें हम सभी आवेदन कर पाएंगे, हर उत्तराखंड का हर एक अभ्यर्थी आवेदन कर पाएगा। 561 पद इसके अंतर्गत हैं। और ऐसे ही कुमाऊं में 60% जो महिला शाखा के पद हैं, जिसमें केवल महिलाएं आवेदन कर पाएंगी, ये यहाँ पे आ जाते हैं कुल मिला के 98 पद। ऐसे ही 10% सीधी भर्ती जो सामान्य शाखा जो सभी शिक्षकों के लिए है, इसके अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं 84 पद हैं। और महिला शाखा वाली जो डिपार्टमेंटल भर्ती है, उसके लिए यहाँ पे कुल मिला करके 15 पद हैं। तो ये सारे पदों का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था, तो जिस भी व्यक्ति को आपके संपर्क में अगर कन्फ्यूज़न है, आप इसको वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो दैट उसकी समझ में आ जाए कि यहाँ पे इन टेबल्स में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, इसके बारे में यहाँ पे नोट करके बताया भी गया है कि महिला शाखा के अंतर्गत सहायक पद पर केवल महिला अभ्यर्थियों से पद भरे जाएंगे, और सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। यही चीज़ मैंने आपको अभी समझा दी है। अब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो वेतन की बात करते हैं, तो 44,900 से 1,42,400 यानी लेवल 7 का वेतनमान, जिसे कहते हैं 4600 का ग्रेड पे कहा जाता था। इसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे भर्ती शुरू स्टार्टिंग से आपको सैलरी मिलती है, और लगभग आपके खाते में शुरुआत से ही पहले महीने से ही अगर सैलरी की बात करें, तो लगभग 45 से 50,000 आपको महीने की सैलरी शुरुआत से होती है। ये डिपेंड करता है कितना आपका कंट्रीब्यूशन कट हो रहा है, उसके बाद में लगभग इतना पैसा आपके अकाउंट में आने लगता है पहले महीने से। तो एक अच्छा वेतनमान इस पद पर है। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा पद ये आपके लिए होता है एक शिक्षक के रूप में। अपने नॉलेज को भी आप लगातार बढ़ा सकते हैं, और नए नए छात्रों से आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी तो आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, ग्रेजुएशन इसके लिए मुख्य रूप से एलिजिबिलिटी होती है, जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चीज़ें चेंज होती हैं कि कौन कौन से विषय का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन बेसिकली ग्रेजुएशन जिन लोगों ने कर दिया है, और ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड जिन लोगों ने किया है। अगर आपने बीएड नहीं किया है, तो इंटीग्रेटेड अगर आपके पास कोई डिग्री है, माना 4 ईयर डिग्री होती है 12th के बाद में, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड एक साथ होता है, या फिर वो डिग्री आपने की हो, अदरवाइज नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, तो उसके साथ बीएड आपका होना ज़रूरी है। अब आती है कौन से विषय के लिए आप एलिजिबल हैं। तो अगर आपके सामान्य विषय की अगर हम बात करते हैं, तो सामान्य विषय यानी सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं, तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास, ये 4 मुख्य विषय होते हैं। इनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और उनमें से भी ये स्नातक इत्यादि का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका जो है वो फाइनल ईयर तक रहना चाहिए। ठीक है, और एक सब्जेक्ट जो दूसरा है, वो कम से कम सेकेंड ईयर तक तो रहा ही हो। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस यहाँ पे हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे आपके पास बीएड होना चाहिए, या फिर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड आपने किया हो, तो किन्हीं 2 सब्जेक्ट के साथ में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं गणित की। तो गणित के लिए क्या होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर पीसीएम और पीएमजी और ये बहुत सारे केमिस्ट्री, जियोलॉजी वाला जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कारण बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़्ड रहते हैं। तो इसमें देखिए, आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि या तो गणित और एक भौतिकी, यानी फिजिक्स और मैथ्स आपके पास होनी चाहिए। यानी आपकी केमिस्ट्री है या नहीं है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जियोलॉजी भी अगर है बीएससी के दौरान, यानी आपका मैथ्स और फिजिक्स है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुख्य विषय ये है कि फाइनल ईयर में आपका गणित और फिजिक्स दोनों होने चाहिए। ठीक है, और या फिर अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर अंतिम वर्ष में एक ही विषय रहता है, किसी ने ऑनर्स वगैरह किया है, तो इन दोनों में से एक विषय ज़रूर आपका फाइनल ईयर तक होना चाहिए, और फर्स्ट के 2 ईयर में आपका गणित और भौतिकी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बीएड या आईटी का डिप्लोमा, या फिर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो फिजिक्स और मैथ्स के साथ में, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, बीएससी बीएड जिसे कहते हैं। इसके अलावा साइंस के सब्जेक्ट के लिए आप देख लें, तो साइंस में देखिए, जो जियोलॉजी वाला कॉम्बिनेशन है, वो इम्पैक्ट डालता है साइंस ग्रुप के अभ्यर्थियों को। जो बायो ग्रुप के अभ्यर्थी होते हैं, उनको केमिस्ट्री होना अनिवार्य है, क्योंकि साइंस का एक अनिवार्य भाग है रसायन शास्त्र। तो यहाँ पे केमिस्ट्री हो गई, जंतु विज्ञान और
वनस्पति विज्ञान यानी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री अगर आपके सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन में तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आपके पास बीएड होना चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास हो। ऐसे ही भाषा की यहाँ पे बात करते हैं तो हिंदी भाषा की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हिंदी साहित्य आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए और वो आपके पास इंटरमीडिएट में भी होना चाहिए या फिर संस्कृत आपकी इंटरमीडिएट में ज़रूर होनी चाहिए। तो हिंदी संस्कृत का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहता है, तो हिंदी के साथ संस्कृत इंटरमीडिएट के लेवल पे भी होनी ज़रूरी है। और इंटर में अगर आपके पास संस्कृत नहीं है तो ग्रेजुएशन में एक संस्कृत एक अनिवार्य विषय के रूप में अवश्य आपके पास होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं, या तो आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत हो हिंदी के साथ में, और अगर इंटरमीडिएट में हो पहले तो वो ठीक है, अदरवाइज़ आपके ग्रेजुएशन में होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें लिखा भी गया है, आप पढ़ सकते हैं कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य तो रहा हो के साथ स्नातक उपाधि हो, और साथ ही साथ आपके 12th लेवल पे आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बीएड हो गया, बाकी सारे क्वालिफिकेशन सेम है। ऐसे संस्कृत वाले के लिए आप देखेंगे तो उनके लिए संस्कृत साहित्य होना चाहिए, जो कि आपके फाइनल ईयर तक, जो ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष होता है वहाँ तक वो विषय आपके पास रहना चाहिए ग्रेजुएशन में। और इस साथ ही साथ आपके पास इंटरमीडिएट में भी आपके पास में क्या होना चाहिए, हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण किया हो। यानी जहाँ पे संस्कृत है वहाँ पे हिंदी ज़रूरी है इंटरमीडिएट में, और जहाँ पे हिंदी है वहाँ पे इंटरमीडिएट में आपके पास संस्कृत ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है कि अगर इंटर पे माना हिंदी नहीं है तो स्नातक पे कम से कम हिंदी एक विषय के रूप में होना चाहिए। यानी हिंदी संस्कृत अगर आपके पास ग्रेजुएशन में है तो इंटरमीडिएट में आपके पास है या नहीं है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर ग्रेजुएशन में आपके पास ये दोनों सब्जेक्ट हैं तो आप हिंदी में भी एलिजिबल हैं और आप संस्कृत में भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा बीएड होना चाहिए, या फिर यहाँ पे एक और क्वालिफिकेशन आती है, जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय से अगर आपने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते। और शिक्षा शास्त्री या बीएड आपने किया हो, या फिर नॉर्मल बीएड किया हो, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, इनमें से कुछ भी आपने किया आप एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे उर्दू का भी यहाँ पे पद है, तो इसमें भी क्या है, उर्दू साहित्य में अंतिम वर्ष तक अनिवार्य तो आपके पास हो, उसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ऐसे ही अंग्रेजी के लिए आप देख सकते हैं, तो ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर तक आपके पास अगर इंग्लिश रहा है तो आप इसमें भी एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। कला के विषय काफ़ी कंट्रोवर्शियल चल रहा है और बीच में कोर्ट में भी ये मामला गया था, तो इस कारण इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपने की हो उसमें ड्राइंग एवं पेंटिंग या फिर फाइन आर्ट्स जो पेंटिंग में होता है, या फिर विजुअल आर्ट्स, तीनों में से कोई भी हो उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे बीएड होना यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन में हम देख सकते हैं, तो किसी विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक यानी बीपीएड आपके पास होना चाहिए। पहले तो आप नॉर्मल ग्रेजुएट होंगे और साथ ही साथ आपने बीपीएड किया होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे, आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा संगीत में देखें तो संगीत वादन या गायन में आपके पास ग्रेजुएशन हो और साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन हो और साथ में स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा हो, या भातखंडी संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि आपने प्राप्त की हो, या फिर उत्तराखंड भातखंडी संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि आपके पास हो, या फिर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से 6 वर्ष का संगीत प्रभाकर आपने किया। ऐसे ही गृह विज्ञान के लिए आप देख सकते हैं, तो गृह कला या गृह विज्ञान में ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। या फिर हम यहाँ पे देखें तो बीएससी ऑनर्स आपके पास हो जिसमें गृह विज्ञान आपके पास में होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास बीएड की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा वाणिज्य सब्जेक्ट भी यहाँ पे दिया गया है, तो बीकॉम आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड की उपाधि आपके पास है, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल होंगे। अदरवाइज इंटीग्रेटेड अगर आपका है तो भी चलेगा। इसके बाद जो जिन सब्जेक्ट के अंतर्गत एलटी के लिए या तो यूटेट हो या तो सीटेट हो उसकी अनिवार्यता है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। इसमें केवल फिजिकल एजुकेशन वालों को यहाँ पे छूट मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के ही बता लेता हूँ कि एलटी पर नियुक्ति चयन हेतु यूटेट 2 या सीटेट 2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, किंतु शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए उल्लिखित न्यूनतम मानदंड लागू होंगे। कला शिक्षा तथा गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित नहीं कर देता। और इसके अलावा उत्तराखंड शासन के
निर्देशानुसार यूटेट 2 और सीटेट 2 अभ्यर्थी कितने नंबर पे क्वालिफाई माने जाएंगे, क्योंकि आपके स्कोर कार्ड में नंबर होती है, तो कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो आप देख सकते हैं महिलाओं की अगर हम बात करें तो SC ST के लिए 60 मार्क्स होंगे, OBC के लिए 75 मार्क्स अगर आपके हैं, और EWS और जनरल के लिए 90 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इनसे कम आपके मार्क्स होंगे तो आप यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सभी कैटेगरी में 75 मार्क्स, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए सभी कैटेगरीज में 75 मार्क्स, दिव्यांगों के लिए सभी कैटेगरी में 75 मार्क्स, अनाथ जो अभ्यर्थी हैं, ऑर्फन्स जो हैं, उनके लिए SC ST में 60 मार्क्स, OBC में 75 और जनरल और EWS में 90 मार्क्स, और अदर जो भी अभ्यर्थी हैं, नॉर्मल जो अभ्यर्थी हैं जिनका अदर कोई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं है, तो SC ST के अभ्यर्थियों के लिए 60 मार्क्स, OBC के लिए 75 और EWS और जनरल के लिए 90 मार्क्स में यूटेट या सीटेट 2 आपका क्वालिफाई माना जाएगा। तो ये जो आपने ट्रेनिंग ली है, जो भी आपने B.Ed वगैरह जो भी किया हो, वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और विभागीय जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे डिटेल दी गई है कि ऐसे प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक शिक्षक सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक, संबद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक, राजकीय आदर्श विद्यालय अर्ह होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, जिनके पास ये उपरोक्त जो शैक्षिक अर्हताएँ हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट का विषय संयोजन उनका सही है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है, और शैक्षिक अर्हता की तालिका में जो यहाँ पे निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता उनके पास अगर है तो वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। बाकी यहाँ पे कौन कौन दिव्यांग की श्रेणी है वो यहाँ पे दी गई है। लिखित परीक्षा कैसे होगी इसके बारे में आपसे बात करें तो एक तो आपका शैक्षिक अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड, तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान का एक परीक्षा पेपर होगा 50 मार्क्स का पहला। दूसरा होगा जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जो आपका विषय है, 50 अंक का उसका कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा। इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी।